आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या क्या होगा बेसिकली। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। तो आई होप कि नोट्स सभी बच्चों के पास होंगे। चलो, टोटल जो मुद्दे का ग्रामर है जिसको मैं बोल रहा हूँ कोर ग्रामर, तो कोर ग्रामर जो है ये बहुत कम है आपका इस साल, बहुत ज़्यादा कम है। इस साल जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका राइटिंग स्किल्स एंड पूरा वेटेज चला गया है नॉवेल के ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सेक्शन 4 ड्रामा सेक्शन। एक बार आपके बुक का कंटेंट्स निकालेंगे, कंटेंट्स, तो लास्ट सेक्शन जो है पेपर पैटर्न का और नोट्स के पेज नंबर 22 पर ये पेपर पैटर्न है। पेज नंबर 22। तो जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का A, B, C एंड D, ये चारों सेक्शंस आने वाले आपके सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 में जो 4 चैप्टर्स है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, टू सर्व विद लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द साइन ऑफ 4, इन चारों से आने वाले आपको एक एक क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 4 में ऑफ पेपर, ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो आपका नॉवेल सेक्शन है या ड्रामा सेक्शन जिसको मैं बोल सकता हूँ, है ना। और उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं, चैप्टर्स के पीछे जैसे क्वेश्चन दिए हैं वैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे मैच द पेयर दिया हुआ है, ऑड एलिमेंट दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, एंड शॉर्ट नोट्स दिए हैं। तो ये सब आपको आने वाला है आपके पेपर में, समझे। आपको चारों अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 4 ड्रामा सेक्शन आपको बुक में से क्या क्या करना है वो मैं अभी बता दे रहा हूं। ड्रामा, ठीक है, सेक्शन 4 जो है ड्रामा, एंड सेक्शन 2 इज योर पोएट्री। ये 2 पार्ट आपको अच्छे से करने हैं, या मैं बोलूंगा ये 2 पार्ट ही आपको करने हैं, इसके अलावा कोई और पार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो पार्ट 1 है, या मैं बोलूंगा सेक्शन 1 है जो आपके बुक में, दैट इज प्रोज, उसके आपको आएंगे सीन पैसेज या अनसीन पैसेज, उसमें से ढूंढ कर आपको लिखना है। ठीक है, उसमें से ढूंढ कर आपको लिखना है, एंड इसीलिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। सेक्शन 2 में से बहुत कुछ पूछा जाने वाला है आपको, वो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है। एंड सेक्शन 4 में से आपको चारों चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, चारों ड्रामा के जो चैप्टर्स है वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आई नो हमारा 4th चैप्टर बचा हुआ है, साइन ऑफ 4, उसका वीडियो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया सेक्शन 4। अब मैं चल रहा हूँ सेक्शन 3 के तरफ। हम लोग पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं, आई एम ऑन पेज नंबर 23, हम लोग पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। सेक्शन 3 में है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, फिर है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, रिव्यू, ब्लॉग, अपील। ये सारी चीजें इसमें है। तो ये सब आपको आगे डिस्कस हुआ है पेज नंबर 24 ऑनवर्ड्स इन योर नोट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेनली राइटिंग स्किल्स। ठीक है, दैट इज योर सेक्शन 3 ऑफ योर पेपर। ठीक है, चलो पेज 24 पर है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आप लोगों को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं कि 12th स्टेट बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र, ये हो गया मेरा हेड, यह हो गया मेरा मेन बॉडी।
इसके फिर डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स रहेंगे उसके सब्जेक्ट, ठीक है। उसके सब्जेक्ट कौन से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यस। तो ये हो गया आपका मेन। उसके बाद में हो गया इसके सब्जेक्ट्स। इसके सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश, उसके बाद में कॉमर्स सेक्शन भी होता है हमारा, ठीक है, बायोलॉजी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब एक सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स है, तो उस तरह से हम लिखते चलेंगे इसको कि उसमें कितने चैप्टर्स है, या मेनली उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो ये बन रहा है आपका एक माइंड मैप। सॉरी, ट्री डायग्राम की जगह भी चलेगा। ट्री डायग्राम के जैसा मतलब एक हेडिंग यहाँ पर है, उसके 3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी, फिर वहां पर 4 पार्ट और है और उनके भी सब 2-3 पार्ट्स, ऐसे ट्री डायग्राम की जगह भी चलेगा। माइंड मैप इज बेसिकली अ मैप दैट फिक्सेस इन योर माइंड इजीली। आपको एक इजीली अंडरस्टैंडेबल मैप बनाना है, दैट इज ऑल, ठीक है। सी आई विल शो यू। ये एग्जांपल मैंने नोट्स में भी दिए हैं। एक वर्कआउट प्लान है आपका, ऊपर वाला जो है ये वर्कआउट प्लान है और नीचे वाला है दैट इज योर वेबसाइट। वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसे दो आपके नोट्स में मैंने ये दिए हैं, है ना। जिनके पास नोट्स है उनको पता होगा। ये हो गया माइंड मैप। आपको लग रहा है इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, 5-6 है एकदम, ठीक है। सॉरी, कौन से नए टॉपिक्स? बेटा वही तो डिस्कस कर रहे मेरे बाप, वही तो डिस्कस कर रहे। लेट आएंगे, सुनेंगे नहीं, वही तो डिस्कस कर रहे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं हूं। लाइन से चलेंगे। पेज नंबर 24 हमने देखा अभी, अब हम देखेंगे पेज नंबर 25, ठीक है। यस प्रसन्ना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अभी हमने देखा था माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में आपका जो पैराग्राफ दिया होगा उस बेसिस पे आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा है इट इज टाइप ऑफ एन एसे। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो, या मोस्टली वही क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में आए थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने दिया है इसमें। यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में दिया है read the following personal details and prepare a suitable statement of purpose. You are an avid animal lover. You have a pet dog and some lovebirds at your home. You are extremely fond of, ऑफ होना चाहिए, वहां पर पीएफ लिखा होगा, उसको ऑफ कर देना बेटा, पीएफ की जगह ऑफ रहेगा। You are extremely fond of them. You have been a member of Bird Watchers Club. You have loved going on safari. You have taken care of orphan animals or animals who are hurt. In school, you loved biology. Now you wish to make career in this field. मतलब बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको एक टॉपिक दिया रहेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एनिमल लव। इससे रिलेटेड आपको एक ऐसे टाइप का लिखना है, जैसे कि नीचे आपको दिख रहे हैं 5 पैराग्राफ, तो आपको ये 5 पैराग्राफ लिखने हैं। अब ये 5 पैराग्राफ कितने बड़े होने चाहिए सर? जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये जाना चाहिए 1.5 से 2 पेज। 2 पेज गए तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो जो आपका क्वेश्चन 4 का ए है, पेज नंबर 25 में, उसके ऊपर लिख सकते हो 2 पेजेस, ठीक है। 2 पेजेस तक ये जाना चाहिए तो अच्छा होगा, है ना। ये समझा सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एनीबॉडी? ये अभी तो उतना काम नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के आप एमबीए वगैरह करते हो तो वहां ज्यादा काम आता है ना। पेज 26, पेज 26 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। एक मजे की बात यह है कि लेटर आपके कोर्स से जा चुका है। लास्ट ईयर तक लेटर था जो ओल्ड कोर्स में था, अब आपके लेटर जो है कोर्स में नहीं है,
ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में आपको एक रैंडम हेडिंग दी होगी, यहां पर दिया है यू एंड योर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग राहुल आर ऑन द जुहू बीच मुंबई, यू आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉट वेदर इन मुंबई, यू डिस्कस अबाउट द कोल्ड वेदर एट महाबलेश्वर एंड पंचगनी, राइट अ शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन अमंग्स्ट यू एंड योर फ्रेंड्स, यू आर सुमेर, राइट योर आंसर इन 8 to 10 डायलॉग्स, 8 to 10 डायलॉग्स, इसका मतलब हम 8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 या 12, थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, ठीक है। तो इस पैटर्न में लिखना है कि जितने भी अब फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स की बात हो रही है। एक और चीज, ग्रुप डिस्कशन बोला जा रहा है, ग्रुप 2 लोगों का बनता है क्या कभी? नहीं, कम से कम 3 लोग तो चाहिए। तो एक यहाँ पर सुमेद है, एक राहुल है, एक सुरेश है, 3 बच्चे हैं यहाँ पर, या 3 दोस्त लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग मिलकर अपना डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए 3 पीपल मिनिमम, वहां पर लिख दो अपने पास, ग्रुप डिस्कशन में 3 पीपल मिनिमम होने चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन लॉजिकल भी चलता है, इलॉजिकल भी चलता है, लेकिन गलती से भी गंदा ग्रुप डिस्कशन नहीं लिखेंगे। गंदा मतलब कैसा? हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, यू हाउ आर यू, आई एम फाइन, अपना क्वेश्चन खत्म। ऐसा नहीं, टू द पॉइंट, अच्छी चीजें लिखो उसमें, अच्छे वर्ड्स डालो उसमें, तब आपको मार्क्स मिलने के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि हम गंदा लिखेंगे, ठीक है, 5 लिखकर आ जाएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। उसको बोलते हैं भीख, तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पेपर में, भीख मिलेंगी, 1 आध मार्क्स मिल जाएंगे, समझे? आई वांट यू टू स्कोर गुड। तो इसीलिए आपको अच्छा एक थोड़ा सा लेंदी, कम से कम 12 लाइन का आपको लिखना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन। कोशिश करो कि उसमें 3 मिनिमम लोग हो, 4 मैक्सिमम लोग हो, उससे ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा किसने क्या बोला था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? माइंड मैपिंग हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया जो कि ऐसे की तरह है, एंड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। यहां पर मैंने लिखा है फ्रिज मैसेजेस। अब आप लोग मूवीज तो देखते ही होंगे, तो कभी कभी बाहर जाने से पहले, सपोज घर में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वाइफ सुबह सुबह कहीं बाहर गई है, हस्बैंड सोया है, वाइफ कहीं बाहर गई है, एंड उसने फ्रिज के ऊपर एक मैसेज लगाया है कि मैं यहां जा रही हूं, ये काम करके मैं आ जाऊंगी, ऐसा, ठीक है। या फिर उसने एक चिट्ठी लिखकर, छोटी सी चिट्ठी लिखकर सोचिए वहां पर छोड़ दिया है उसने कि ये अपना टेबल है, यहाँ पर रोज जो उसका हस्बैंड है वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठता ही है, तो वहां पर उसने एक मैसेज लीव करके गई है कि मैं कुछ काम निपटा कर आ रही हूँ, मुझे ग्रोसरीज लाना है, वो मैं लेकर आ रही हूँ, आप प्लीज ये काम कर देना, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ पे आएगा, किसी का भी आ सकता है, एक सिचुएशन आपको दी रहेगी पहले से। दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। यहां पर हमको दिया हुआ है, हम पूरा पढ़ेंगे ये। राहुल कम्स home from office and notices the door of his flat house is locked. As he had another key with him, he opens the door and enters the house. ये होता है कि घरों में हम लोग कीज, जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोग एक एक की रख लेते हैं, है ना। तो जो भी आएगा वो डायरेक्ट आ सकता है, बार बार घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, अंदर वालों को खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बंदा आता है अंदर। On table he finds a note left for him by his wife saying that she had to rush to school of her son who has met with an accident. She also has written if any emergency is there, she will inform him immediately. She has also told him to take his evening snacks and he could heat it in microwave if he finds it hot. And has, if he wants it hot, and has asked him to be very careful while handling microwave switch. Draft a message which Rahul's wife has left for him. तो पहले वो लिखेगी डेट, फिर वो लिखेगी जिसको लिख रही है वो, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो,
लेकिन वो जो अपना मैसेज है वो एक ही पर्सन के लिए हो। तो वाइफ लिख रही है राहुल के लिए, राहुल, पहले डेट राहुल, आई हैव गॉन विनेट्स, आई हैव गॉन टू होना चाहिए, आई हैव गॉन टू कर देना वहां पर। I have gone to Vinith's school as he met with an accident. Will inform you if any emergency. Have evening snacks kept on the table. If needed, heat it in microwave oven. But be careful while handling microwave and switches. रंजिता, सिंपल। इसमें तुमको ज्यादा प्यार नहीं दिखाना है कि हस्बैंड वाइफ, उसमें वो बता रहे लव, योर लव रंजिता, फिर ऊपर लव लिख रहे, कहीं पर लव नहीं लिखना है आपको, सिंपल होना चाहिए, सिंपल सोबर डिसेंट, है ना। यस, आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि सारे या मैक्सिमम लाइंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू किया, वर्ब से। विल इन्फॉर्म यू, हैव इवनिंग स्नैक्स, ऐसा उसने ऐसा नहीं लिखा आई विल इन्फॉर्म यू, उसने ऐसा नहीं लिखा यू हैव इवनिंग स्नैक्स या यू कैन हैव इवनिंग स्नैक्स, ऐसा नहीं लिखा, समझे। तो आप वर्ब से भी शुरू कर सकते हो सेंटेंसेस, एंड ऑफ कोर्स सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट पेज नंबर, शायद नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर नहीं दिख रहा है, इट इज पेज नंबर 27, है ना, पेज 27। क्वेश्चन 4 का भी ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग कोई नई बात नहीं है, ये आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो, बस आपको फॉर्मेट सही दिखाना है पेपर में। पहली बात, टू किसको आप भेज रहे हो। सेकंड इज बीसीसी। बीसीसी मतलब एक हम लोग कॉपी करते हैं कि यार ये सेम मैसेज एक और बंदे को जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब बड़ी कंपनीज में काम होता है तो एम्प्लॉय, जो वहां के एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज सारे मैसेजेस जितना भी वो ईमेल करते हैं, एक सेंड करते हैं उस पर्सन को जिसको करना है, एंड सेकंड बीसीसी होता है उनका हमेशा बॉस, समझे, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप जितने भी मेल करेंगे हर एक के मेल में बॉस का एक कॉपी मैसेज जाना चाहिए, बॉस को सब कुछ पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप हमको मैसेज नहीं करते हो, आपसे कुछ गलती हो गई तो फिर आपका जिम्मेदारी होगी, हम उसमें आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए बीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। आगे उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको लिखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया सब्जेक्ट में। एक शॉर्ट में 4-5 वर्ड्स का सब्जेक्ट लिखो, इतना बड़ा मत लिखना जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। उसको शॉर्ट में कर सकते हो, इसमें कोई आपको सेंटेंस फॉर्मिंग के या ग्रामर के मार्क्स यहाँ नहीं कटेंगे, ठीक है। बेसिक होना चाहिए छोटा सा। डियर तुषार, यहां से वो शुरू कर रहे हैं। ईमेल का जो टॉपिक है वो है ट्रैकिंग, कि ये लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और ये ट्रैक वालों ने सब लोगों को मैसेज भेजा है कि कितने लोग आ सकते हैं। हम लोग 20 लोगों को ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं और उस ट्रैकिंग की वो लोग डिटेल्स लिखने वाले हैं उस ईमेल में, और अगर आप आना चाहते हो तो आप आ जाओ। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन ईमेल्स में आपको ऐसे कई सारे मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है, कि यहाँ का ऑफर है वहाँ जाओ, वहाँ का ऑफर है वहाँ चले जाओ, ऐसा। तो यहाँ पर उसको इनवाइट करते हुए, यस, 1 मिनट प्रसन्न, है ना, उसको इनवाइट करते हुए ये पूरा एक यहाँ पर मैसेज फॉर्म किया गया है विथ ऑल द डिटेल्स नीडेड फॉर तुषार टू नो, कि भैया हम आपको ले जाना चाहते हैं, आप चलना चाहते हो तो पहले बता दो, नहीं तो अगर सीट्स फुल हो गई हमारी, या हम लोग जैसे जितने भी जाने वाले हैं टूरिस्ट, हम लोग अगर पूरे फुल हो गए तो हम आपको बाद में ले जा नहीं पाएंगे, ऐसा, ठीक है। और आखिरी में योर्स ट्रू फ्रेंड अनिकेत। तो कहीं ना कहीं ये लोग फ्रेंड भी होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन उसने स्टार्टिंग में डियर तुषार, बीच में उसका मेन डेटा या जो भी उसका मेन बॉडी है, एंड आखिरी में योर्स ट्रू फ्रेंड तुषार, तुषार का ट्रू फ्रेंड अनिकेत। तो योर्स ट्रू फ्रेंड अनिकेत भी लिखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये एक इनफॉर्मल मैसेज है, ठीक है। अगर फ्रेंड लिखते हो आप तब आप लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन अगर आप लिख रहे हो एक फॉर्मल मैसेज, एक फॉर्मल ईमेल, तो आपको लिखना पड़ेगा योर सिंसियरली, ठीक है। यस प्रसन्ना,
भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों। बोल, फिर से बोल प्लीज। ईमेल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है ना, कितना चेंज रहेगा फॉर्मल इनफॉर्मल में? कितना चेंज होगा? इतना ही चेंज होगा कि आखिरी में आप योर सिंसियरली एंड योर ट्रू फ्रेंड ये सब लिखते हो, ठीक है। एक और चीज है, उसमें लिखा है डियर तुषार। डियर, लेट मी टेल यू, डियर हर जगह चलता है, फॉर्मल में भी चलता है, इनफॉर्मल में भी चलता है। रिस्पेक्टेड नहीं लिखते, ठीक है। तो डियर चलता है। अगर आप डियर लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो सिर्फ तुषार लिखकर भी काम कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, सिंसियरली योर सिंसियरली वगैरह लिख दिया नीचे तो फॉर्मल बन जाएगा, बस, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट उसी पेज पर है, वी आर ऑन पेज 27। उसमें आपको एक हेडिंग दी गई है या आपको बताया गया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखो। आपको देना पड़ेगा हेडिंग, हेडिंग के बाद आपको लिखना पड़ेगा जो कि हम बोलते हैं हेडलाइन, हेडलाइन के बाद डेट लाइन, किस डेट को ये घटना हुई, कब का ये आर्टिकल है, कब की ये रिपोर्ट है ना। और उसके बाद 2 कंटिन्यूइंग पैराग्राफ्स। फूड पॉइजनिंग किल्स 7, ये अपनी हो गई हेडलाइन, इसको लिखना पड़ेगा सेंटर में। डेट लाइन में है उस जगह का नाम जहां पर ये हुआ, नागपुर, जुलाई 17, PTI। PTI का मीनिंग होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन आपको लिखना नहीं है। इंट्रो, 7 persons including 2 women died after consuming food at marriage reception at मोहन नगर this afternoon। जैसे कि आप न्यूज़पेपर शायद पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में साइड में छोटी छोटी न्यूज होती है, छोटी छोटी न्यूज होती है, और उसके आखिरी में लिखा होता है कि रिमेनिंग ऑन पेज 5, रिमेनिंग ऑन पेज 7। तो जितना उस पेज पर है वो रहेगा आपका इंट्रो तक, और बचा कुचा जो है, जो पीछे जाकर आपको डिटेल में न्यूज पढ़ना है, दैट विल बी योर 2 कंटिन्यूइंग पैराग्राफ्स, ठीक है। तो पहला हो गया हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रो, और फिर हो गई मेन बॉडी। मेन बॉडी के होंगे 2 पैराग्राफ मिनिमम, मैक्सिमम आपको लिखना ही नहीं है। 2 पैराग्राफ में मैक्सिमम कंटेंट डालो तो थोड़ा बड़ा भी लगेगा। आपकी ये जो रिपोर्ट है छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काम चलाओ रिपोर्ट नहीं बनाएंगे अपन। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोल भाई। ठीक है, आगे पेज 28, फ्रेमिंग क्वेश्चंस फॉर एन इंटरव्यू। अब हम समझो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आई एम एन इंटरव्यूअर, ठीक है। मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं सचिन का, कोई एक फिल्म स्टार का, जैसे सचिन हो गया क्रिकेटर, फिल्म स्टार का, या फिर किसी डॉक्टर का, या फिर किसी बड़े टेक्नीशियन का, एनीबॉडी, किसी का भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मिनिमम मैं उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला हूं कि जिसका वो आंसर दे पाए, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने 11 क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस है बेटा कि आप किसी से भी पूछ सकते हो, समझे। अब ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे पूछेंगे? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर, इट गिव्स मी, सर या फिर मैडम, है ना। It gives me a great pleasure to meet you and talk with you about your inspiring journey as a doctor, sportsman, scientist, etc. जो भी है वो बंदा। तो मेन क्वेश्चन उससे कौन कौन से पूछ सकते हैं हम? How did you come into this field? Who inspired you to take this field? Who is your role model? What is the most difficult problem you ever faced? Do you get joy and satisfaction in this work? Do you believe in God? What is the reaction of the members of your family to your work? What is the only thing you would like to change about the ongoing generation? What do you consider as your greatest victory? Who is your what is your message to the youth of India? यहां तक हो गए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम सबसे पूछ सकते हैं। कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि अपने दादी का इंटरव्यू लो, तो अपने दादी के इंटरव्यू में ये लास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years, ठीक है। आप अमिताभ बच्चन या किसी बूढ़े इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो
तो उससे ये नहीं पूछेंगे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years, ठीक है? तो फिर वो ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे नहीं पूछना है। आगे स्पीच राइटिंग, स्पीच राइटिंग भी पहले से आया है। स्पीच राइटिंग एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस ये पहले से क्वेश्चन पेपर्स में आ रहा है, ठीक है? ये रिपीटेड टॉपिक है। स्पीच राइटिंग में आपको सपोज कोई एक बड़ा दिन है और आपको सबके सामने जाकर, असेंबली के सामने जाकर आपको स्पीच देनी है, ठीक है? तो वो स्पीच कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। स्पीच में सबसे पहले वॉट एवर इज योर टॉपिक, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, ऑनरेबल जजेस, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। समझे? जो जो वहां पर मौजूद है हम उनका नाम ले रहे बेसिकली। उसके बाद में एक पॉजिटिव स्टार्ट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है और उसके नीचे आप देखो कि कम से कम 4 पैराग्राफ दिख रहे हैं, 3 बड़े पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ। तो 4 पैराग्राफ की आपकी ये स्पीच होनी चाहिए। इट कैन बी अ 1 पेज एंड 1.5 पेज स्पीच, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 1.5 पेज मैक्सिमम है, उससे बड़ी ये स्पीच नहीं होनी चाहिए। आगे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आपने पॉजिटिव स्टार्ट किया और अपना जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस। चांसेस है कि आपको स्पीच राइटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको वो स्पीच लिखनी पड़ेगी। समझे बेटा? अब स्पीच स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है? स्पीच तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड में लिखा है गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, पीटी उषा, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इन सब का नाम आप इंक्लूड करो अपनी स्पीच में। समझे? सचिन तेंदुलकर। बड़ी स्पीच में, एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्पीच में बड़े बड़े प्रोवर्ब्स होते हैं या फिर कोट्स होते हैं। कोट्स आप लोग पढ़ते हैं ना इंस्टाग्राम पर, कोट्स, ठीक है? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, ये सब। तो वैसा नहीं लिखना है आपको, स्पीच में अच्छे वाले लिखेंगे, ठीक है? अपन मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका, देयर इज नो गेन विदाउट पेन एंड लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है? तो ये दोनों या इस तरह के आपको कोट्स लिखने हैं। 2-4 कोट पढ़ के चले जाओ, चिपका कर आ जाना पेपर में, कोई टेंशन नहीं है। आखिरी में लिखना है जय हिंद, थैंक यू। समझे? स्टार्टिंग पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव होगा। स्पीच लिखने का एक पैटर्न होता है, मतलब ये आपकी स्पीच जारी है, आपने ऐसी स्पीच बोलना शुरू किया, आप एक लेवल तक लेकर गए उस स्पीच को। अगर आपने बहुत ज्यादा लंबा बोला तो वो स्पीच हो जाती है ड्रैग और नीचे नीचे जाने लगती है, या आई ऊपर स्पीच और फिर वो नीचे चली गई। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक रिदम होना चाहिए। आपने जितना बिल्ड किया उस स्पीच को और थोड़े से पॉइंट पर जाकर उसको एंड कर देना, अच्छे पॉइंट पर। नीचे से शुरू हुई, ऊपर आके एंड हुई है वो स्पीच, वो गिरनी नहीं चाहिए, उसका लेवल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? डोंट ओवर राइट इट, राइट व्हाट इज नीडेड। समझे बेटा? आगे ये हो गया पेज 28। नेक्स्ट इज योर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग या कंपेयरिंग, उसको कुछ बोल सकते हैं हम लोग। इट इज लाइक होस्टिंग अ सेरेमनी और इवेंट। अब जैसे हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं, स्टेज होता है, स्टेज पे एक होस्ट होता है जो सबको बुलाएगा, सबको इंट्रोड्यूस करेगा। जो मेन हमारा ऑनररी मेंबर है उसको सामने आकर 2 शब्द बोलने के लिए कहेंगे, ये सब, ठीक है? तो ये जो मेन बंदा होता है होस्ट, वो कर रहा है कंपेयर, ठीक है? इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर होस्ट ऑफ एनुअल डे ऑफ योर कॉलेज, मतलब तुम होस्ट कर रहे हो उसको। राइट अ स्क्रिप्ट फॉर द सेम, मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब क्या, डायरेक्टली शुरू कर देगा कोई भी शो? नहीं, हम उसको पहले प्लान करते हैं, प्री प्लानिंग होती है। हम बोलते हैं कि ये समय से स्टार्ट होगा, इस टाइम पर हम इसको बुलाएंगे, इस टाइम पर इसको बुलाएंगे, फिर बीच में 4 बच्चे आएंगे, नाच गाना करेंगे, उसके बाद में ये लोग चले जाएंगे, ऐसा। फिर आखिरी में फिर से जो होस्ट है हमारा उसको बोलने की परमिशन देंगे, दिया जलाएंगे, ये सब, ठीक है? तो ये सब वहां पर डिस्कस हो रहा है। कुछ पॉइंट्स आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, यहां पर मे बी आपको पेपर में ना दिए हो। ट्रस्ट मी, यू आर फर्स्ट टाइमर्स, आप लोग लैब रैट हो, आपके ऊपर ही टेस्ट किया जा रहा है
कि ये फर्स्ट टाइम का पेपर पैटर्न है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सब कवर रहेगा उसमें। लेकिन अगर उसमें ये पॉइंट्स नहीं आते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन, लाइटिंग ऑफ द लैम्प, वेलकम सॉन्ग, वेलकम स्पीच, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वोट ऑफ थैंक्स, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अगर मेन पेपर में ना हो तो आपको डरना नहीं है। इतना पार्ट सिर्फ समझ के जाओ और लर्न करके जाओ। जो वहां पर पॉइंट्स दिए हैं स्टार्टिंग में वो लर्न करके जाओ। कौन सा? इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, ये आपका प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आपने ये क्यों रखा। सेकेंड इज लाइटनिंग ऑफ लैम्प, वेलकम सॉन्ग, वेलकम स्पीच, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। आखिरी में सब आप थैंक यू बोल रहे हो कि आप लोग आए, अच्छा लगा, है ना। इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हो आखिरी में कि भैया बाहर खाना भी रखा हुआ है, जाते जाते प्लीज आप भोजन ग्रहण करके जाना, है ना। प्लीज एंजॉय द फूड एज यू लीव दिस फंक्शन, ऐसा। और वो भी हमने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर खा के जाओगे तो, ऐसा है। द अरेंजमेंट ऑफ the lunch has been done for all of the dignitaries and the parents and students who are present today in this function, ऐसा आप उसमें लिख सकते हो, है ना, ऐसा है। तो ये है आपका पूरा कंपेयरिंग आपका जाना चाहिए लगभग 2 से 2.5 पेज, क्योंकि कोई भी फंक्शन इतना छोटा नहीं होता। 2 से 2.5 पेज आपका जाना चाहिए, है ना। लिख लो उसके पास 2 से 2.5 पेज होना चाहिए, 2 या 2.5 pages. Next is expansion of idea. Expand the following idea with the help of the points given below. Write your answers in about 100 to 150 words. A stitch in time saves 9. ये आपने पेपर में दिया था अभी। Expansion of idea is again जस्ट लाइक ऐसे, वो हमने कौन सा देखा था? 2 पेज पहले, 3 पेज पहले। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखा था। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा सा बड़ा था, 2 पेजेस तक था। ये आपका रहेगा 1 या 1.5 पेज मैक्सिमम। 1.5 पेज का आप लिखेंगे इसको, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। जो भी आपको आइडिया दिया है उसके बारे में डिटेल में फेंकाफाकी करनी है, उस पॉइंट को खींच के बताना है आपको। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पूछेंगे पेपर में, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। दिस इज योर एक्सपांशन ऑफ आइडिया। नेक्स्ट इज फिल्म या फिर बुक रिव्यू, ठीक है। आपने कोई फिल्म देखी एंड ऑफ कोर्स आप लोग शायद ये टीवी पर भी देख रहे होंगे, टीवी पर नहीं, यूट्यूब पर, सॉरी, यूट्यूब पर रिव्यूज होते हैं कि हमने ये आज देखा, ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसमें ये था। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? उसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, और उसका स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसकी हेडिंग डिस्कस करेंगे, उसके सॉन्ग्स, गाने डिस्कस करेंगे। हमको क्या फील होता है एज अ रीडर, एज अ वॉचर, ठीक है, एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक, तो हम वो सब चीजें उसमें लिखने वाले हैं। फिल्म रिव्यू की जगह आपको बुक रिव्यू भी आ सकता है। कोई अच्छी बुक रिलीज हुई है तो आप राइटर के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में सब कुछ लिखेंगे। आप आखिरी में ये भी बता सकते हो कि अगर 5 पॉइंट में से मुझे इसको देना है, 5 स्टार में से देना है तो मैं कितने स्टार दूंगा, या फिर 10 स्टार में से देना है तो कितने स्टार दूंगा, ऐसा मैं उसमें लिख सकता हूँ। समझे? वेरी इजी। यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, अपना मेन जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली सीन। राइट योर रिव्यू बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट्स गिवन बिलो, या एनी 4 पॉइंट्स बोला है गिवन बिलो। नेम ऑफ द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर, अबाउट द स्टोरी या थीम ऑफ द फिल्म, और बुक के केस में रहेगा थीम ऑफ द बुक। व्हाई डिड यू लाइक और नॉट लाइक द फिल्म, स्पेशल कैरेक्टर्स, नॉवेलिस्ट, नॉवेल आइडियाज, मतलब नॉवेल्टीज मतलब नया क्या लगा आपको इसमें। ये सेम स्टोरी है, घिसी पिटी, वही 3 लोग हैं, तीनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ये उससे प्यार करता, वो उससे प्यार करती, वो उससे प्यार करता, और तीनों फंसे हुए हैं। ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, कि कुछ हटके है। उसके बाद है म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, एक्शन, डायरेक्शन, जो भी है, कैसा लगा आपको वो, सिनेमेटोग्राफी बेसिकली। एंड शुड अदर्स वॉच दिस फिल्म, वुड यू रिकमेंड योर फ्रेंड्स टू एंजॉय इट या वॉच दिस फिल्म एंड व्हाई।
आप इसको रेकमेंड क्यों करोगे। तो यहाँ पर शोले का पूरा लिखा गया है, शोले की स्क्रिप्ट वगैरह सब डिटेल में, और शोले को डिस्कस किया गया है, इसके गानों को डिस्कस किया गया है। आपको जो भी मूवी पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हो, है ना। ऐसा मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि उसी मूवी के बारे में लिखो, लेकिन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक मूवी ना डिसाइड करके जाओ पहले से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सबका एक समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जैसे अंधाधुन एक बहुत अच्छी मूवी है, उसका ना आप ऐसे एक तैयार कर लो, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ तैयार कर लो, उसको पढ़ के जाओ। सेकंड, आप एक बुक रिव्यू, कोई भी अच्छी सी बुक ले लो, उसको उसके बारे में आप एक बार पढ़ लो और उसी को अच्छे से पढ़ के जाओ, वही चीजें आपको सारी लिखनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, वहां पर कोई भी क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं आप रिलेटेबल कंटेंट लिख सकते हो। आप वहां पर ब्लैंक मत जाओ, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के साथ जाओ, है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज 31 इज ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग्स, अमिताभ बच्चन जैसे ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो लोग उनको पढ़ते हैं फिर कि अमिताभ बच्चन के क्या थॉट्स है, क्या उनकी डे टू डे लाइफ में चल रहा है। ब्लॉगिंग पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन ये आपकी डे टू डे लाइफ होती है कि आज आप वहां गए, आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ और आपको इससे ये सीखने मिला, आपने अपनी लाइफ में उससे ये इंस्पिरेशन लेकर कुछ नया काम किया, ऐसा, ठीक है। जैसे आज सुबह मैं उठा तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो आज मैंने एक संकल्प लिया, एकदम से मैंने एक प्रॉमिस किया अपने आप से कि यार मैं आपसे कुकिंग सीखूंगा, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने सिंपल सा एक पोहा बनाना ट्राई किया, पहला पोहा बिगड़ गया, बहुत गंदा था, मैंने खुद ने नहीं खाया। फिर नेक्स्ट पोहा मेरा थोड़ा बेटर बना, उसको खा के मैं निकला, इस तरह से। फिर मैंने आज क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सब, ठीक है। खुद का खाना खुद बनाने से मेरा मनी भी सेव हो रहा है। हाउ कैन आई सेव माई मनी एंड इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट बेटर थिंग्स, है ना। बाहर से बुला के नहीं खाना पड़ेगा मुझे, मैं ये सारी चीजें उसमें लिखूंगा। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं लिखना है ना, कुछ फिक्शन लिखना है आपको। तो यहाँ पर ब्लॉग राइटिंग है। ब्लॉग राइटिंग में क्या बोला है, राइट अ ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन गोल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। राइट योर आंसर इन 100 to 150 words. Share some goals that you have set for yourself. For example, an example could be one goal for this week. आपने कोई गोल सेट किया, उसको कंप्लीट किया कि यार मैंने ये बुक सोचा था, ये बुक मैं पढ़ूंगा, मैंने सोचा मंडे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रोज के 20 पेजेस। और जैसे ही मेरा ये अपना वीक कंप्लीट हुआ तो सैटरडे तक मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली, ठीक है। बुक इतनी अच्छी थी कि मैं 20 पेज का सोच के चल रहा था मैं, लेकिन वो बुक के मैं रोज 40 to 50 पेजेस आराम से पढ़ लेता था। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। वन गोल फॉर दिस कॉलेज ईयर, मेरा ईयर प्लान क्या है, इस साल के आखिर तक मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। एंड डिस्क्राइब हाउ योर प्लान टू अकम्प्लिश योर गोल्स। और आपके क्या उसमें स्टेपिंग स्टोन्स है कि आप कैसे उस पड़ाव को, उस ड्रीम को पूरा करने वाले हो, ये आप लिखोगे आपके ब्लॉग में। अब जैसा कि आप देख सकते हो ब्लॉग में ऊपर 2-3 चीजें लिखी है। पहला है उसका उस ब्लॉग का नाम, ठीक है, blogspot.com। ये है उत्सव इंडिया ऑन द blogspot या on the spot blog.com। blogspot मत लिखना, spot blog लिख देना, ठीक है। शायद आपको पता होगा blogspot इज फॉर योर गूगल के जो ब्लॉग्स होते हैं उसके लिए, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ठीक है, स्पॉट ब्लॉग कर दिया इसको। एंड 2020, जैसे अगर पिछले साल का मैं आपका ब्लॉग पढ़ रहा हूँ तो उसमें रहेगा 2019, फिर 2020, फिर अब 2021, ऐसा। तो उसके बाद में उसका ईयर लिख दिया आपने। नीचे की जो 2 चीजें हैं वो लिखना जरूरी नहीं है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आर्काइव, उसको आर्काइव बोलते हैं, अर्चीव नहीं पढ़ते, आर्काइव बोला जाता है उसे। आर्काइव 5 माई दिस वीक्स गोल, ठीक है, ये उसकी हेडिंग हो गई। बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, एंड उसके बाद में वो अपना 4 पैराग्राफ में लिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए कम से कम 1.5 से 2 पेज तक, ठीक है। छोटा नहीं होना चाहिए, 4 मार्क के लिए लिख रहे हो आप तो 1.5 से 2 पेज तक ये आपका ब्लॉग राइटिंग जाना चाहिए। इट इज अगेन लाइक योर ऐसे, बट आप इसमें बहुत ज्यादा मैं डालोगे। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं कैसे करने वाला हूँ, मेरे ये प्लान्स है, ठीक है। यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ।
ऑल्सो आपने कहीं कोई बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी, वो उसमें डाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज या कल मैंने एक कोट पढ़ा था, सुबह सिर्फ 3 लोग उठते हैं, सुबह सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। ठीक है, ये मैंने आज मॉर्निंग में पढ़ा, तो मैं इस चीज को अपने ब्लॉग में डाल सकता हूं इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है, इससे जो मेरा कंटेंट है ना ये उठ जाएगा, थोड़ा सा उठ के दिखेगा। क्या बोला मैंने? सुबह सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। ठीक है, तो आपको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, समझे? ऐसा तो इन चीजों से। अच्छा, अगर आप कोई हैवी कंटेंट लिख रहे हो ना, अच्छा कोई प्रोवर्ब लिख रहे हो, कोट्स लिख रहे हो, भारी भारी चीजें लिख रहे हो, भारी वर्ड्स लिख रहे हो ना, तो उसको अंडरलाइन कर देना, कहीं पर भी अंडरलाइन कर देना उसको। सिंपल अंडरलाइन करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, समझे बेटा? तो अपने को अपने कंटेंट की वैल्यू बढ़ाना है। आगे फिर आपके लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज योर अपील राइटिंग। ठीक है, अपील राइटिंग बचा है। अपील में क्या है? आप लोगों को अपील कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हो? आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया कि भैया इस दिन हम यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग सभी भारी मात्रा में आए और इस फंक्शन को एंजॉय करें और थोड़ी सी चैरिटी करके जाए, ऐसा कुछ। जैसे आपको शायद पता होगा गौरक्षण, गौरक्षण मतलब जहाँ पर गैया को पाला जाता है, कुछ बीमार गायों की भी सुरक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, साल भर में एक बार ये लोग रखते हैं एक फंक्शन, जहाँ पर आके लोग चैरिटी भी करते हैं, वहाँ से दूध खरीद सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, और उनके लिए खाना भी रखा जाता है, और वहाँ पर एक दान पेटी होती है, वहाँ पर ये गाय की सेवा के लिए अपना दान भी करके जाते हैं लोग, और बड़ी हैवी अमाउंट देकर जाते हैं लोग, जो कि बहुत सुंदर चीज़ है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करूंगा, लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, लोग वृद्धाश्रम जाते हैं, वहां पर जाके भी करते हैं ये सब, है ना? तो उन चीजों के बारे में आप लिख सकते हो। आपके कौन से पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ये यहाँ पर मैंने दिया है आपको, पॉइंट्स टू बी कवर्ड में। ठीक है, 2 कॉलम है, तो लेफ्ट वाला कॉलम हम लोग देख रहे हैं, सॉरी राइट वाला कॉलम हम लोग देख रहे हैं। पॉइंट्स टू बी कवर्ड, हेडिंग, स्लोगन, वेन्यू, टाइम, डेट, कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट। सबसे रिक्वेस्ट करना है प्लीज कम, डिक्लेयर गिफ्ट्स, जो सबसे ज्यादा डोनेशन देंगे उसको एक गिफ्ट टोकन देंगे। फेमस पर्सनालिटी, आप बोल दो कि अमिताभ बच्चन आ रहा है इस फंक्शन में, तो सही में आ रहा है क्या अमिताभ बच्चन? नहीं, लिखने में क्या बिगड़ता है? एवरी प्रेजेंस इज अप्रिशिएटेड, ये लाइन आप वहां पर लिख सकते हो। एंड बाउंड्री, आपको एक्चुअल बाउंड्री बनाना है पेपर में। ठीक है बेटा, अब एक एग्जाम्पल दिया है लेफ्ट साइड में, रैली, ग्रैंड रैली फॉर ब्लाइंड रिलीफ फंड, BRF, डोंट बी ब्लाइंड टू द ब्लाइंड, ये हो गया स्लोगन। हेल्प द ब्लाइंड, गिव देम योर लव, डोनेट जनरसली टू BRF, कम वन कम ऑल, ये तो आप सब में लिख सकते हैं, कम वन कम ऑल, है ना? उसके बाद टाइम दिया है, डेट, वेन्यू, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको अपना फोन नंबर नहीं लिख कर आना है, मम्मी पापा किसी का, मेरा तो बिल्कुल मत लिख कर आना, ठीक है? तो फोन नंबर नहीं लिखेंगे उसमें, बस XXXX उस तरह से। कलेक्टर टू लीड द रैली, है ना? कलेक्टर आने वाले हैं रैली में, कलेक्टर को देखने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। अमिताभ बच्चन आएगा तो उसको देखने जाएंगे, कलेक्टर आएगा तो उसको देखने नहीं जाते लोग, ठीक है? लेकिन बड़े होकर बनना कलेक्टर ही है सबको, है ना? कलेक्टर बनने की इच्छा होती है। आगे, कम इन लार्ज नंबर्स, विन फैबुलस गिफ्ट्स, मेक द रैली अ सक्सेस। तो इस तरह से आपकी राइटिंग स्किल के जो मेजर पार्ट है, सब कुछ कवर हो गया इसमें। आज की सिर्फ ये एक क्लास में आपके कम से कम 20 मार्क्स कवर हुए हैं, ठीक है? 20 मार्क्स कवर हो चुके हैं। पोएट्री के लिए मैं अपनी जितनी भी पुराने वीडियोस हैं वो मैं आजकल मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? तो सारे वीडियोस को आप देख सकते हो, अगेन आपकी पोएट्री आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक डिजिटल नोट्स की मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में, वो मैं 1-2 दिन में रिलीज करने वाला हूँ। एंड ग्रामर टॉपिक्स आपका बहुत कम आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या पूछ लेंगे, तो वो जितना भी है उसके मैं शॉर्ट वीडियोस बनाकर 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे,
वो वीडियोस में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, 1-2 दिन में आपको वो भी आ जाएंगे। एनी डाउट्स आज की क्लास में जो हमने अब तक पढ़ा? कुछ पूछना है किसी को? यस सर प्रैक्टिस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे कवर वो बताइए, टिप्स प्लीज। किसमें? प्रैक्टिस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलते हैं उसके लिए टिप्स दीजिए। सिंपल टिप्स है, सिंपल टिप्स है। आपको फाइनल में जाकर छक्का मारना है ना, तो चौका मारने की प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, 6 मारने की प्रैक्टिस करो। रिटर्न वर्क करना है तुमको मैक्सिमम, समझो बेटा, मैक्सिमम रिटर्न वर्क करो। कम से कम 2 पेपर सॉल्व करके जाना, तो वहां जाकर इधर उधर मुंह नहीं देखना पड़ेगा किसी का, ठीक है। जो मैंने वीडियो सेंड किए हैं या करने वाला हूं, ठीक है, वो वीडियोस बहुत अच्छे से देखना है। ग्रामर बहुत अच्छे से करके जाना, ग्रामर में मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। टिप्स देना एक बात है, टिप्स लेना दूसरी बात होती है। टिप्स लेना हम उसको बोलेंगे जब आप भी रीडिंग कर रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि यू शुड बी अ थरो रीडर, ठीक है, यू शुड आल्सो बी अ रिगरस रीडर। आपको बहुत सारी रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास काफी सारा टाइम था बिटवीन लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्ट्रांग होगा इंग्लिश। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए पेपर के 5 दिन पहले से रोज कम से कम 4 से 5 घंटा जोर जोर से रीडिंग करो, ठीक है। अपने बुक के चैप्टर्स भी रीड किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन 4 से 5 घंटा लगातार करना है। अब मैं 4 से 5 घंटा बोल रहा हूं, तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको 2 घंटे के बाद बहुत नींद आएगी, तो तुरंत सो जाना। उठकर वापस वहीं से स्टार्ट करना जहां से आपने छोड़ा, उसके बीच में पेंसिल रख के बंद कर देना, किताब साइड में रखना, तुरंत सो जाना। आधे 1 घंटे बाद उठो, फिर से पढ़ो, ठीक है, लेकिन रीडिंग थरो होनी चाहिए। पास में एक पानी की बोतल लेकर बैठना कि हम तुरंत, गला सूखेगा पानी पिएंगे, गला सूखेगा पानी पिएंगे। इससे आपके जो वर्ड्स है वो खुलेंगे, मुंह खुलेगा, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की भी इच्छा होगी, लिखने की भी इच्छा होगी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कम से कम 2 पेपर सॉल्व करके जाना है आपको। सिर्फ दुनिया भर के वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक रिटर्न वर्क नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पेपर में वो लोग ओरल नहीं पूछेंगे। आपका पेपर यूट्यूब पर वीडियो देखने का पेपर नहीं हो रहा है, लिखित का पेपर हो रहा है, रिटर्न का पेपर हो रहा है। प्रैक्टिस अगर रिटर्न में हुई तो वहां पर आप कुछ कर पाओगे। घर में, घर के अंदर खिड़की के पास कम पंखे में, ठीक है, पंखे की स्पीड कर देना कम। प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर आपको पसीने छूटने चाहिए, 4-4 घंटा लगातार लिखने की हैबिट करो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पंखा नहीं मिलने वाला, एसी नहीं मिलने वाला, कूलर नहीं मिलने वाला, मिलेगी तो सिर्फ गर्मी, ठीक है। उस गर्मी में अगर तुम पेपर लिख सकते हो तो तुम जीत जाओगे, नहीं तो वैसे भी अपन पीछे तो है ही, ठीक है। मैं चाहता हूं आप सब जीतो, तो उतनी प्रिपरेशन करके जाना बॉस, ठीक है। गर्मी बहुत रहने वाली है, मैं कॉटन कैरी करता हूं क्योंकि लू चलती है मार्केट में, ठीक है, लू चल रही है, बहुत धूप है, तो कॉटन कान में डालकर जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। घर से बाहर निकलो, कॉटन डाल के निकलो, पानी ज्यादा पियो, खाना बाहर का मत खाओ, ये है बेसिक टिप्स। एंड लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज द ओनली वे यू कैन अचीव योर सक्सेस, ठीक है। जितना भी आपका एम होगा 90, 92, 95, वो उसी से अचीव होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर एवरीथिंग, मतलब सारे टॉपिक्स के लिए यही है ना। वीडियोस कम देखो, अप्लाई ज्यादा करो। वीडियोस उतने ही देखो जितने की जरूरत हो, पूरा पूरा मत देखो। जहां काम का नहीं है वहां पर आगे बढ़ा दो वीडियो को, ठीक है। एनीथिंग एल्स? नहीं? ठीक है। मैं कल से आपको वीडियोस भेजना शुरू करता हूँ। आज आ जाएंगे कुछ वीडियोस, पोएम के तो आज ही भेज दूंगा सारे, और कल से या आज इवनिंग से आपको आना शुरू होंगे ग्रामर के वीडियोस, है ना। 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, 1 टॉपिक पर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत फास्ट हो जाएगा और इजी रहेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट इट, पूरे वीडियोस देखना है आपको। थोड़े से एग्जांपल्स आप कहीं से भी नेट से उठाकर देख लेना, तो आपको आ जाएंगे। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी देकर रखे हैं, ठीक है। अब जिनका ग्रामर बहुत ही ज्यादा कमजोर है उनके लिए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा, दैट इज योर कंटेंट्स में 11 नंबर का पॉइंट है, जो कि पेज 15 से 21 तक है। 6 पेजेस जो है वो उसमें एक्स्ट्रा का कंटेंट है। मतलब इट इज अबाउट योर इंप्रूविंग योर टेंसेस। अगर आप टेंसेस अपने इंप्रूव करने चाहते हो तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो।
है ना। एग्जाम्पल के लिए भी आपको नेट पे जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स में ये लगभग 35 पेजेस के नोट्स हैं। 35 पेज के नोट्स में आपका सब कुछ कवर्ड है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बोला, पोएट्री सेक्शन 2 का इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 का ड्रामा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।